नमस्कार। तिरंगा एशियन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज आपकी मुलाकात किससे करा रहा हूं, लोग पहले बताते हैं, मैं इस मुलाकात के अंत में बताऊंगा, क्योंकि विषय है रोजगार, बेरोजगारी और यह किस मानसिकता से उभरी है, इस विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूं। परिचय अभी न कराने का मेरा मकसद यह है कि आप रोजगार बेरोजगारी पे चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या आपकी जिज्ञासा है कि असलियत में रोजगार क्या है, और जो रोजगार कर रहे हैं उनके बारे में भी कभी आपने जानने की कोशिश की? हो सकता है मुलाकात सबसे ना हो पाए, लेकिन उनके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश की कि वो कैसे अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में। बस आपको एक हिंट दे रहा हूं कि मैं एक बहुत बड़े व्यापारी उद्योगपति से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। अगर आप नहीं पहचान पाए तो क्या सारी गलती आपकी शिक्षा नीति में है या सरकार में है? आपकी कोई गलती है कि आप कोई कोशिश नहीं करते हैं किसी चीज को जानने की, समझने की, और आप एक डिग्री ले रहे हैं जिसमें ना आपको कहीं ज्ञान मिल पा रहा है, ना कहीं संस्कार मिल पा रहा है, और डिग्री के बोझ से स्वयं खुद को दबा ले रहे हैं। और डिग्री मिलने के बाद जो समस्या उत्पन्न हो रही है समाज में दिख रहा है कि शिक्षा नीति में होना क्या चाहिए कि कोई काम छोटा बड़ा ना हो, लेकिन शिक्षित व्यक्ति कह रहा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये छोटा काम है। इसलिए मैं मुलाकात करा रहा हूं। आपको सादर प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। मेरा विषय सिर्फ ये है कि जो लोग अपने को बेरोजगार मान रहे हैं वो क्यों मान रहे हैं, आपका अपना क्या अनुभव है, अपना क्या विचार है? ऐसा है, पढ़ाई कहीं भी नौकरी के लिए नहीं है। अभी आपने डिग्री की बात की तो मैंने मेरे भतीजे से सेमिनार में सुनी थी बॉम्बे में, बाद में मैंने उसको धन्यवाद दिया तो उसने कहा ये बात मोदी जी ने कही थी। कुछ लड़के शिकार खेलने जंगल में गए, काफी देर जंगल में घूमे, कोई जानवर मिला नहीं, तो उन लोगों के मन में आया क्या, वो गाड़ी से उतरकर पैदल जाने लगे। थोड़ी दूर आगे गए तो सामने से शेर आ रहा था। तो अचानक उनको याद आया कि राइफल तो गाड़ी में रह गई। सब भागने को हुए। एक लड़का ने कहा कि नहीं रुको, मैं शेर से बात करता हूं। वो शेर के सामने गया और अपने राइफल का लाइसेंस दिखाया। फिर क्या हुआ होगा बताने की दरकार नहीं। तो हमारी डिग्री सिर्फ एक लाइसेंस है। राइफल रखने के लिए लाइसेंस होता है, राइफल चलाने के लिए लाइसेंस नहीं होता। आज मेरे पास राइफल का लाइसेंस नहीं है, और अगर परिस्थिति वैसी है तो मैं चला सकता हूं, और उसके लिए मेरे को कोर्ट दोषी करार नहीं करेगा कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, फिर आपने राइफल क्यों चलाई। तो डिग्री एक राइफल रखने की लाइसेंस है। एक्चुअली अच्छी अच्छी बातें हमें सबको मालूम है, हम कर क्यों नहीं पाते। एक वर्ड है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। मैं एक प्रश्न करता हूं कि आत्मविश्वास अंदर की चीज है या बाहर की चीज? तो अधिकांश आदमी जवाब ये देते हैं ये अंदर की चीज है। मैं कहता हूं क्या तुम एरोप्लेन चलाओगे, सर्जरी करोगे? चाहूं तो कर सकता हूं, तो फिर क्यों मारे मारे घूमते हो? करो। आत्मविश्वास बाहर की चीज है,
वो अभ्यास से आएगी। आज बीएचयू से एक लड़का एमएस की डिग्री लेके निकले, जानकारी भी है डिग्री में, क्या आप लोग ऑपरेशन कराएंगे उससे? अच्छी अच्छी बातें किसको नहीं मालूम कि सबसे प्रेम करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, करुणा करना चाहिए, पता नहीं कितनी अच्छी चीज क्यों नहीं हम कर पाते हैं जानते हुए? क्योंकि हमने उसका अभ्यास नहीं किया। इसलिए जितनी भी पढ़ाई है उसके बाद ट्रेनिंग जरूरी है। जैसे अध्यात्म में हमें सिखाया गया, पहले शिक्षा फिर दीक्षा, दीक्षा का मीन्स ट्रेनिंग, और उसके बाद भिक्षा। भिक्षा किस लिए? अभिमान का नाश करने के लिए। भिक्षा इसलिए जब हम जन्म लेते हैं, परिवार में जितने लोग हैं जाके कहते हैं ना, मम भिक्षाम दी, हमें भिक्षा दो, वो ले जाके दो, ताकि अहंकार का नाश हो। अभी का पीरियड नौकरी का नहीं है, हर समय एक पीरियड आता है, समय आता है, और समय को जानना ही सबसे प्रमुख बातें होती है। एक वर्ड आजकल बहुत प्रचलित है, सद्गुरु। सद्गुरु क्या? जो समय के साथ चले, समय को समझे, समय के बारे में बताए। हमें समय को समझना पड़ेगा कि समय बहुत बलवान होता है। आज हमारी इतनी बड़ी होलसेल की दुकान थी, वो 99 में मैं रिटेल दुकान में गया। क्यों? कि मेरे को मालूम था आगे का फ्यूचर रिटेल का है। आज पूरे बनारस में 7 चालांस की रिटेल दुकान है, और हमारे बाद सब भी गांव से रिटेल में गए। टाटा, बिरला, अंबानी, हिंदुजा, किसका किसका नाम है, सब रिटेल में गए। अभी जो प्रेजेंट पीरियड है वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब छोटी छोटी मशीनें लगाए और आप अपना प्रोडक्ट बनाए, बेचे। जैसे जैसे ये खपत बढ़ती जाए, आप मशीन बढ़ाते जाइए। अब इस समय कोई इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का पीरियड खत्म हो जाएगा। कोई भी इंडस्ट्री बड़ी लगाएगा, बर्बाद हो जाएगा। या तो विदेशी ताकतें बर्बाद कर देंगी, या देसी कंपटीशन में बर्बाद हो जाएगा। तो अभी का तो गोल्डन पीरियड है। इस समय आगे आने के लिए, और जिस दिन ये स्टार्टअप डेवलप कर जाएगा तो फिर देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। बेरोजगारी जड़ से खत्म हो जाएगी और देश की आर्थिक उन्नति होगी। देश की आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी है व्यवसाय का होना। आज भारत कृषि प्रधान देश है, और किसान के बेटे को किसान कहने में शर्म आती है। इधर इतनी टेक्निकें आ गई कि आप टीवी में देखो, ये इसमें यूट्यूब पर जाओ, लोग पढ़े लिखे इंजीनियर होकर और खेती में लगे हुए, और खेती भी बहुत छोटी जगह में कर रहे। तो अभी का युग है खेती का, अभी का युग है स्टार्टअप का, अभी का युग है रिटेल सेक्टर का। इतनी अपॉर्चुनिटी है। जो बेरोजगारी की बातें करते हैं, क्या मैं सच में पूछूं, वो आंख से अंधे है कि इतना बड़ा उसको व्यापार का क्षेत्र नहीं दिख रहा है, नौकरी दिख रही है। होता क्या है, लड़का पढ़ के निकलता है, दिमाग में क्या होता है, ठीक ठाक नौकरी मिल जाए। तो जो पहले ही सोच रहा है कि ठीक ठाक नौकरी मिले, तो वैसे ही मिलेगी। हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट में कहता है, मूंगफली फेंकोगे तो बंदर ही आएंगे। पहली चीज है हमारा सोच कितना संकुचित है। आज मैं एक उदाहरण देता हूं। एक भिखमंगे को राज सिंहासन पर बैठा दिया जाए, तो
तो सोचेगा तो वो कटोरे के बारे में नहीं, उसकी सोच ही उतनी नहीं। और उसी राजा को भिखमंगे की जगह बैठा दीजिए तो भी वो सिंहासन के बारे में सोचेगा। तो हमें अपनी सोच और मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और अभी का जो पीरियड चल रहा है वो गोल्डन पीरियड है, हमें उसका लाभ लेना चाहिए। और जो सफलता के मूलभूत सिद्धांत है उसको समझना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। व्यवसाय की, व्यापार की कहीं कमी नहीं। मैं यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस भी जाता हूँ स्टूडेंट्स के, सब व्यवसाय के लिए एक बात कहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम बोले पैसा लगा के व्यापार करना भी नहीं। पैसा लगा के जो व्यापार किया कोई सफल नहीं होगा, उसका व्यापार भी खत्म हो जाएगा, पैसा भी खत्म हो जाएगा। पैसे से व्यापार नहीं किया जाता, व्यापार से पैसा आता है। मैं एक बहुत बड़ी बैंक में स्पीच दे रहा था, बैंक ने बुलाया, उसमें बैंक के चेयरमैन, जनरल मैनेजर और तमाम बड़े ऑफिसर बैठे थे। स्पीच के दौरान मैंने बोला कि व्यापार करका ही कर सकता है। बैंक वालों ने 2 मिनट सोचा और मेरी बात को डिट्टो किया। व्यापार के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं, व्यापार से पैसा आएगा। तो ये मानसिकता लोगों को निकालनी पड़ेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम व्यापार नहीं कर सकते। अरे भैया, पैसे से व्यापार होता ही नहीं है। वो पैसा डूब जाएगा, वो कहां से चुकाओगे? वो तो डूबना है ही है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो चर्चा हो रही थी, क्या धीरू भाई अंबानी के पास पैसा था? उसका बाप तो टीचर था, छड़ी मार टीचर था। वो चाहता था धीरू भाई अंबानी टीचर बन गए। जैकमा अलीबाबा चाइना वाला, वो नौकरी के लिए मारा मारा फिरता रहा, इंटरव्यू में कहीं पास नहीं। एलन मस्क जो आज विश्व का सबसे बड़ा आदमी है, वो मैकडॉनल्ड्स में टेबल साफ करता था। इन लोगों का कोई फैमिली बिजनेस ग्राउंड नहीं था, तो जब वो कर सकते हैं तो फिर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। नौकरी लोग इसलिए करना चाहते हैं कि नौकरी सुरक्षित होती है, नौकरी की कोई फिलॉसफी नहीं होती है, कोई सीढ़ी नहीं होती है। लोग मस्ती के लिए नौकरी करना चाहते हैं क्योंकि उसमें समय कम देना पड़ता है। काम करे ना करे, महीने के अंत में नौकरी मिल जाएगी। और मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है, बेटर वर्क मोर वर्क। अच्छा काम करोगे ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए स्टाफ अच्छा काम करते ही नहीं। तो मालूम अच्छा करूंगा तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो जो जड़ में ही कमी हो वो पेड़ कैसे फल देगा? अरे बहुत दूर मत जाइए, बनारस की ही कविता है, कहावत है कि स्वाधीनता की जंजीर से गुलामी की जंजीर से स्वाधीनता की शान अच्छी है, 1000 रुपए के नौकरी से पान की दुकान अच्छी है। लोगों को पान की दुकान करने में शर्म आता है, चाय की दुकान करने में शर्म आती है, पकौड़ी करने में, पर नौकरी करने में शर्म नहीं आती। जिस दिन हमें नौकरी करने में शर्म आने लगेगी तो पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। आप ये ढंग से समझा रहे हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा युवा वर्ग इस चीज को समझे। लेकिन शायद आपने जो कहा कि अपने काम को करने में और नौकरी में
नौकरी मस्ती खोल रहे क्योंकि उनको लगता है सुरक्षा ज्यादा है, कहीं पर नौकरी पा गए, काम करें न करें तनख्वाह मिलेगा। आप काले बाल से जाते हो सफेद बाल पे, वहां से रिटायर्ड होते हैं। लेकिन उसी आपके 20 साल 30 साल की पीरियड का जो आपका मेहनत है, खुदा न खास्ता अगर आपका बच्चा कहीं सेटल नहीं हो पाता है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन किसी व्यापारी, चाहे वो छोटा हो चाहे ठेला लगाता हो, उसको एक स्थान मिलता है, एक जगह मिलती है अपने को, अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए एक बेस मिलता है। लेकिन मैंने देखा है कि एक आईएएस का लड़का, क्या गारंटी है कि अगर जरूरत पड़ने पर उसको उसकी जरूरत पे कोई चपरासी की नौकरी, कोई क्लर्क नौकरी मिल पाएगी? लेकिन इस चीज को लोग समझना भी नहीं चाह रहे हैं, न उनका परिवार इस चीज को समझा पा रहा है। मुझे खुद याद है, अभी तो इक्का टांगा कुछ नए लोग देखे नहीं होंगे, घोड़े को जो चलाया जाता था इक्का टांगा बांध के, तो आगे कुछ ऐसा आंख पे लगाया जाता था, नाम तो मुझे भी नहीं पता, बस वो एक तरफ देख पाए, और जो पीछे बैठा उसका मालिक है वो लगाम इधर घुमाए, घोड़ा उधर घूम जाता था। यह स्थिति मुझे भी लगती है समाज में कि गार्जियन हो, टीचर हो, कोई आगे के बारे में उसको समझा नहीं पा रहा। उसको बस इतना समझा दिया गया, ये डिग्री ले लोगे, इसके बाद तुमको ये नौकरी मिल जाएगी, तुम बहुत सुख से जी लोगे। उसमें भी क्या सुख है, तो जो करेगा तब समझ में आएगा कि आज तुम्हारा माँ बाप का कोई तबियत खराब है, बच्चे की तबियत खराब है, और अगर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हो या कहीं हो, वहां कोई दंगा फसाद है, तुम वहां जाके देखोगे, अपने परिवार को नहीं देख पाओगे, तुम्हारा ट्रांसफर भी हो जाएगा, तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उस फील्ड में भी नहीं गए हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, और व्यापार के रिस्क को लेना भी नहीं चाहते हैं। जो आपने कहा मस्ती वाली बात, उनमें न रिस्क लेने की क्षमता है, न अपने काम को, अपने मन के काम में ही ज्यादा मेहनत लगाने की क्षमता मुझे भी नहीं दिखती है। ऐसे पे आपका क्या विचार है? देखिए, पूरे विश्व में 80% लोग F&B में जाते हैं, फैमिली बिजनेस। व्यापारी का लड़का व्यापारी होगा, वकील का लड़का वकील होगा, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होगा। सिर्फ 20% ही होते हैं जो अपनी लाइन को चेंज करते हैं। पर जैसा आपने कहा, नौकरी वाले का लड़के को वही नौकरी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम अपनी पीढ़ी को एक ईंट मैदान दे के जाते हैं, चाहे आदमी किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे वकील है, वकील का लड़का वकील होगा क्योंकि शुरू से उस माहौल में रहा है। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होगा क्योंकि शुरू से उस माहौल में रहा है। व्यापारी का लड़का व्यापारी होगा। जहाँ स्व व्यवसाय है वहां वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पर जब हम किसी दूसरे के अंडर में काम करते हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता। जैसा थोड़ी देर पहले सत्य प्रकाश ने बताया कि हिंदुस्तान में जॉब की कोई जगह नहीं थी। पहले कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करते थे। गाजीपुर के भी डीएम रहे हुए हैं, नागपुर से हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, आईएएस ऑफिसर है, कमल टावी जी। एक बार उन्होंने मेरे को कहा कि केशव, कॉटेज इंडस्ट्रीज 10,000 साल पहले भी थी, आज भी है, 10,000 साल बाद भी रहे। और ये जो लोहे की इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री होती है, इसका फ्यूचर नहीं होता। कोई समय कानपुर को अपने इंडस्ट्रियल सिटी कहते थे, आज भूत बोलते हैं। तो किसी भी रूप में हमें स्व व्यवसाय को अपनाना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जा सके। यह हमारा दायित्व है। खाली हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम अपनी पीढ़ी को उसको आगे का रास्ता या आगे की पीछे देके नहीं जाएंगे। तो स्व व्यवसाय पर ही हमें फोकस करना पड़ेगा, तभी हम गुलामी की मानसिकता से ऊपर आ सकेंगे। नौकरी मतलब क्लियर कट है गुलामी की मानसिकता। और नौकरी वो करता है
जिसका विजन नहीं, विजन नहीं है तभी तो नौकरी कर रहा है। विजन क्या है? देखने की ताकत कि कौन सी चीज की समाज में दरकार है, कौन सा एरिया खाली है। पूरा मैदान तो भरा हुआ नहीं है, खाली हमें अपना स्थान खोजना है। हमारे परिवार के भी कुछ बच्चे नौकरी में गए तो मैंने उनको एक ही बात कही, चाहे उनको व्यंग लगाओ, टोंट लगाओ कि भैया तुम्हारे पास विजन नहीं है तब तुम नौकरी कर लो। समय पश्चात उनको मेरी बात समझ में आई और नौकरी छोड़कर अपने पिता के व्यवसाय से जुड़े। तो बच्चों को लगता है कि मैं इतना पढ़ा क्यों, पढ़ लिया तो व्यापार करने में शर्म आती है। मतलब ये जो शर्म और हिचक है, यही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोग है। हमको शर्म आती है, बेटा पढ़े लिखे हैं, ये करेंगे। इसमें कहीं आपको हमारी शिक्षा नीति में भी कोई दोष दिखता है क्या? जो शर्म की आपने बात की, शिक्षा नीति का आधुनिकीकरण हुआ है, काफी विकास हुआ है, पर कुछ मूलभूत जरूरतें हैं। जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि की पढ़ाई कहीं है क्या? है? बच्चों से आप एक सवाल कीजिए, भले गांव का ही हो, कि मूंगफली जमीन के नीचे होती है या पेड़ पे लगती है? कोई जवाब नहीं देता है। और फिर हम कहते हैं कृषि प्रधान देश है। अरे कृषि की पढ़ाई तो होनी चाहिए। जब कृषि प्रधान देश है, जैसे डेनमार्क के लिए हम लोग पढ़ा करते थे कि कृषि प्रधान देश है, तो वहां पढ़ाई है। तो कृषि भी बहुत अच्छा व्यवसाय है। तीन ही चीज होती है जीविका के लिए, कृषि, नौकरी और व्यवसाय। तो अभी का जो टाइम है कृषि का और व्यवसाय का है। अभी उस दिन टीवी में टाइम्स नाउ में देख रहा था, एक एक आम की कीमत, एक आम कई लाख रुपए, एक आम की कीमत कई लाख। टीवी ने कहा आप देख सकते हो, खा नहीं सकते, उसको पता नहीं कौन खाता है। अब आम तो हिंदुस्तान का फल है। मैं भी कृषि से जुड़ा हूं, मैंने कभी उस आम के बारे में सुना ही नहीं। तब उसने बताया कि आम जापान में होता है। और जबलपुर के एक आदमी ने जापान से वो पेड़ लाकर और अपने यहाँ डेवलप किया उस, और खाली उसकी सुरक्षा के लिए वो 18 सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है और 10 कुत्ते लगा रखा है। वो आम भी समूह में नहीं होता, एक एक काम को प्लास्टिक में वो लपेट के पता नहीं कैसे रखते हैं। एक एक काम का ध्यान देना होता है। थोड़े दिन पहले ही मैंने टीवी में भी देखा था, यूट्यूब, एक इंजीनियरिंग लड़का तालाब में मोती की खेती कर रहा था। मोती? हाँ, टीवी पे देखा है, यूट्यूब पे भी। तो अपार संभावनाएं, संभावनाओं की कमी नहीं है। पर चूंकि हमने तैराकी की किताब पढ़ ली है, तैराकी के बारे में जानकारी है, तैरने वाले को हम सब कुछ बता देंगे, गलत सही टेक्निक होगा। गंगा जी और स्विमिंग पूल में जाए, देखे खाली 2 हाथ 2 पैर चलाना है। तैरने के लिए तो उतरना पड़ेगा पानी में, तब तैरना आएगा। और हम पानी से ही बच रहे हैं, और उस पानी के भय के कारण हम नौकरी खोज रहे हैं। पढ़ाई अपने आप में कंप्लीट नहीं है जब तक कि उसकी प्रैक्टिस न किया जाए। किताबी ज्ञान से आदमी विद्वान बन सकता है, आचार्य नहीं बन सकता। आचार्य की परिभाषा है जो जानी हुई चीज को अपने आचरण में लाता है।
हम पढ़ते ही सबसे पहला शिकार होते हैं भय के, मेरा भविष्य क्या होगा। और भय की पगडंडियों पे कौन कितना आगे बढ़ सकता है मैं नहीं बता सकता। है एक बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय, और वो विषय है आध्यात्म। और आध्यात्म से भी कहीं न कहीं रोजगार जुड़ा हुआ है, चाहे वो ज्योतिष के मार्फत से हो, मंदिरों के मार्फत से हो। वो सीधे, मैं किसी रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आध्यात्म के मार्फत लोग रत्न वगैरह भी खरीदते बेचते हैं, उसमें इनकम है। चाहे शंख हो, अभी मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन किया स्वयं आके, वो अपनी जगह पूजा पाठ, लेकिन मुझे जो दिखाई दिया उससे बनास का एक क्षेत्र में खासकर रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो रोजगार क्या है, एक रिक्शे वाले का भी रोजगार बढ़ा, एक माला बेचने वाले का रोजगार बढ़ा, पकौड़ी चाट चाय बेचने वाले का रोजगार बढ़ा। यहाँ पे जो लाज धर्मशाला इस टाइप के लोग बिजनेस जो कर रहे थे उनका रोजगार बढ़ा। इसी तरह से मुझे दिखा कि इस तरह से कई रोजगार बढ़े। और हमारे ही देखते देखते पहले गंगा आरती मेरे सामने शुरू हुई, और उसका इतना वृहद रूप हो गया कि लोग देश विदेश से आ रहे हैं। उससे यहाँ के व्यवसाय को बड़ा फायदा मिला, खासकर होटल व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, टूरिस्ट व्यवसाय। तो क्या नई चीजें खोजने के लिए एक नई चीज मुझे लगी है कि गंगा आरती शुरू किया गया। अगर आप हो सकता है राजा बुरा माने, लेकिन बिजनेस के दृष्टिकोण से सोच मुझे बड़ी अच्छी लगी कि किसी चीज को शुरू करना, उसका ढंग से प्रचार करना कि उससे दूसरे को भी रोजगार मिल रहा है, यानी नाविकों को भी उससे बहुत रोजगार मिल रहा है, जबकि नाविकों का इसमें कोई रोल नहीं था। ये कुछ ब्राह्मण पंडित जी लोग इसको शुरुआत किए थे। ये आप पत्रकार है, आप खोज करें, ये मंदिर बनाकर मोदी जी पैरेलल इकोनॉमी तैयार कर रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। खाली धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको पूरा आंसर नहीं मिलेगा। वो पैरेलल इकोनॉमी तैयार कर रहे हैं। एक कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज है जिसका पैसा सब में बढ़ता है, और दूसरा है टूरिज्म, इसका पैसा सबको जाता है, सब में बढ़ता है। टूरिज्म अपने आप में एक इंडस्ट्री है। बहुत से देश हैं, जैसे आप थाईलैंड को ही ले लीजिए, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री पे चल रहा है। ये इसका पैसा सब पे बटेगा, मालूम पड़े न पड़े। जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, उसका पैसा सब पे बटेगा। तो मोदी जी यही तो काम कर रहे हैं। कितना बड़ा पूरे इंडिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कितना बड़ा मंदिरों का कॉरिडोर का विकास हो रहा है, और ये सब पैरेलल। कितनी भी ग्लोबल मंदी आ जाए, लोकल मंदी हिंदुस्तान में कभी नहीं आई, पहले भी नहीं आई है। जब भी ग्लोबल मंदी, हम उसकी रीढ़ पे काम कर रहे हैं, उसके जड़ पे काम कर रहे हैं। और ये आप लोगों का खोजने का विषय है कि आखिर मंदिर क्यों, कॉरिडोर क्यों, क्या देश का धन मंदिरों के नाम पे बर्बाद किया जा रहा है? जरा आप लोग खोजे। ये पैरेलल इकोनॉमी तैयार की जा रही है। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को अभी 1 साल बने हुआ, हम लोगों ने उत्सव भी मनाया। 1 साल में 7.5 करोड़ पब्लिक ने बनारस विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया। अब आप खाली अंदाज लगा ले कि 7.5 करोड़ पब्लिक बनारस को कितना पैसा देगा। या कल्पना कीजिए, अंदाज लगाइए। अगर 1000 व्यक्ति पर व्यक्ति खर्च किया, हाँ, तब उसको जोड़ लीजिए। तो वही कर रहा हूं ना, आपके इसके फिगर कम हो जाएंगे, कैलकुलेटर के जीरो कम पड़ जाएंगे। और स्वेच्छा से दिए गए, कोई माफिया टैक्स तो नहीं लगा है उन पर, स्वेच्छा से देखे गए। अब जैसा आपने बहुत अच्छी बात की, पैसा कितने लोगों को मिला, एक साथ किसी को नहीं मिला, टुकड़े टुकड़े में मिला। पर कितना बड़ा उस बरसात ने कितने लोगों को पानी से भरा, तृप्त किया। ये मोदी जी का विजन है। वो कंस्ट्रक्शन भी करवा रहा है जोर शोर से। हम लोग नहीं समझ पाते, कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन के रूप में देखते हैं।
पर ये नहीं समझ पाते कि ये कंस्ट्रक्शन कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। वैसे ही ये जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसका आकलन हम नहीं कर पा रहे। हमने जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से दो ही मुद्दे को उठा के चल रहे हैं, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी और महंगाई। जब से मैं पैदा हुआ तब से ये सुनते आ रहा हूं और जब तक मैं मरूंगा तब तक सुनता रहूंगा। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, ये सरकार को दोष देने का हमने 3 हथियार उपयोग कर लिया। कभी खत्म हुई हो ये बात तो बता दीजिए। सन 71 का इंदिरा गांधी का भी नारा याद है, गरीबी हटाओ। चाइना बढ़िया काम कर रहा है, गरीबी हटाओ की जगह गरीब को हटा रहा है। वहां सब बुढ़े रह गए। ऐसा शोधकर्ताओं ने बताया कि 75 से ऊपर के लोगों को वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार दे रहा है, जनसंख्या कम करने के लिए। कोई जवान तो है नहीं, उनको बोझ बांध रहा है। तो अभी हम लोग स्वर्णिम युग में है, खाली हमको अपनी जगह बनानी है। बस एक आखिरी सवाल, हाँ, युवाओं को या कोई व्यापारी है उसको आप क्या कहेंगे कि अपने व्यापार में, अपने मन के व्यापार में कितना घंटा दे सफल होने के लिए? देखिए, एवरेज एक हफ्ते में आदमी 40 घंटे काम करता है और 40 घंटे में रूटीन काम होता है। आगे बढ़ने के लिए 40 प्लस काम करना पड़ेगा। लोग अपने घंटे गिनने में मंजिल उनके पास आएगी, उनको मंजिल पे नहीं जाना पड़ेगा। आप अपनी जवानी में क्या घंटा काम करते हैं एक हफ्ते में? आज के दिन भी मैं 50 से 55 घंटे हफ्ते का। अभी आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 68 रनिंग। पर हमको घंटे कमी से, एक तो मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन व्यापार तो कोई रिटायर नहीं होता है। रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ। रिटायर होता तो 50-55 घंटे क्यों देता? मेरे को कमी इसलिए देने पड़ते हैं, उसका कारण है कि शुरुआत के दिन में मैंने वो घंटे पूरे किए हैं, इसलिए मेरे को कम देने पड़ रहे हैं। जैसे कोरोना आया, भैया ने 20-20 घंटे काम किया क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता थी। तो शुरुआत के दिनों में हमने बहुत ज्यादा घंटे व्यवसाय को दिए हैं, इसलिए उसका ही प्रतिफल है कि मेरे को आज कम देना पड़ा है। पर उसको हम किसी भी हालत में 50 से कम नहीं कर सकता। जिस दिन 50 से कम कर दूंगा, ये पूरा साम्राज्य बिखर जाएगा। तो मेरे जीवित काल तक मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस साम्राज्य को बचा के रखूं, बना के रखूं। मेरे बाद जो मेरी पीढ़ियां आएगी वो उनके ऊपर है। अभी आपकी मुलाकात कर रहे थे केशव जालान, चेयरमैन जालान समूह। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं जान पाए तो जानने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं जानने की कोशिश करते हैं तो आपको भारत का नहीं, पृथ्वी का नहीं, पूरी दुनिया का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का कोई भी देवी देवता आपको कभी सफल नहीं कर सकता। ये सोचना आपको है, समझना आपको है, कोशिश आपको करनी है। फिर किसी नए शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए विशाल चौरसिया का नमस्कार। जय हिंद, जय तिरंगा।